क्या? हाँ, आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। आवाज आ रही है ना? क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए। नहीं, आ रही आ है, रही है। आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। शनिवार शाम देश के नाम के सभी ग्रुप के सदस्यों को एक्चुअली मेरा नमस्ते। और अनिल अनिल सर, सुषमा मैडम, आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन किया और मुझे समविचारी लोगों से बात करने का मौका दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद। सबसे पहले तो परिचय दे दूं, मैं रश्मि दादुरिया। मैं मेरे हस्बैंड रविंद्र दादुरिया, 2 बच्चों के साथ में नागपुर में रहती हूँ। मेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों नागपुर है। और यहाँ मेरी kisanpark.com नाम की मैं कंपनी चलाती हूँ, जिसकी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो सबसे पहले और मेरे पिताजी राम नेवले सर, जिनके बारे में अनिल सर ने भी अभी बताया कि शरद जोशी जी की शेतकरी संगठना जो थी उससे जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। पूरे 30 सालों से उनके लिए काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। 70 साल के हो गए, फिर भी अभी भी फील्ड पे जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को निवारण करना वो काम करते हैं। पहले तो आंदोलन में बहुत सक्रिय तरीके से काम करते थे। उनके माल को भाव मिलना चाहिए, कर्ज मुक्ति, वैसे ऐसे बहुत सारे आंदोलन उन देखे हुए करे हुए हैं। तो बचपन मेरा सारा इसमें गुजरा है। यानी किसान नेता घर पर आते थे तो माहौल भी सब यही रहता था, खेती किसानी का। तो किसानों की जो समस्याएं है या किसानों के बारे में कुछ करना चाहिए, इसमें मुझे पहले से काफी रुचि थी। दो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया रहता तो ज्यादा बेटर रहा रहता था। तो तो एक्चुअली जिस बात के लिए अपन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दैट इज ऑर्गेनिक खेती, विषय मुक्त खेती या जैविक खेती, तो उसके बारे में एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी। यहाँ पे अभी जैसे अभी डाटा की बात हो रही थी कि कोई डाटा अवेलेबल नहीं है अपने पास में, तो एक डाटा अपने पास ये अवेलेबल है कि ऑर्गेनिक खेती कितना परसेंट होती है। अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती 2% होती है। 2% या मोस्टली गया होगा तो भी 3% पे गया होगा, बट 2% ऑर्गेनिक खेती होती है। यानी 98% अपने यहाँ केमिकल खेती होती है। यानी आप जो खाना खा रहे हैं सुबह शाम या नाश्ता कर रहे हैं, उसमें जो अनाज आ रहा है, तो चाहे वेजिटेबल हो या कोई भी अनाज हो, तो वो पेस्टिसाइड उसका ट्रीटमेंट है और उसमें से वो पेस्टिसाइड अपने खाने में भी जाता है। यानी एक अभ्यास जो है उसके अनुसार एक साल में अपन 12 ग्राम पेस्टिसाइड खाते हैं। 12 ग्राम पेस्टिसाइड अगर एक साथ खा लेंगे तो अपनी तो तुरंत में मृत्यु हो जाएगी, पर अपन ये धीरे धीरे साल भर में खाते हैं। तो इसके वजह से मृत्यु तो नहीं हो रही है, लेकिन अपने को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है, जैसे शुगर है, बीपी है, कैंसर है, ऐसी बहुत तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। या छोटे बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं, या जल्दी बाल सफेद होना है, बाल झड़ना है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि अपन जो खाना खा रहे हैं उसमें से एक्चुअली केमिकल अपने पेट में जा रहा है, उसकी वजह से अपने को ये सारी बीमारियां हो रही है। तो देखा जाए तो 3 चीजें जो है, हवा, पानी और खाना, ये अभी फिलहाल के इसमें ये तीनों भी प्रदूषित है। हवा भी, पानी भी और खाना भी। तो जो ठीक चीज हम कर सकते हैं दैट इज खाना, जो अपन ऑर्गेनिक उगा सकते हैं। और ऑर्गेनिक खाना अपन सब कंज्यूम कर सकते हैं, शुद्ध खाना अपन मिल सकता है जो अपने हाथ में है, जो अपना करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नागपुर में इसके लिए कार्य कर रही हूँ, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं नागपुर में जो काम कर रहे हैं। अपने ग्रुप के सदस्य जो होंगे अपने अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे। हर कोई छोटे बड़े लेवल पे काम कर रहा है कि ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए और ऑर्गेनिक फूड लोगों ने कंज्यूम करना चाहिए। पर इसके बारे में अवेयरनेस की थोड़ी सी अभी भी कमी है। दूसरी बात है ना, ऑर्गेनिक खेती ये 2% ही क्यों होती है?
इसके बारे में अगर सोचा जाए तो इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ऑर्गेनिक खेती का जो प्रोड्यूस है, उसको जो मार्केट है, वो मार्केट अवेलेबल उतना नहीं है, या एक सॉलिड या कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए नहीं है। उसके वजह से ये 2% है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि कोई अगर ऐसे किसी की शॉप है, अगर वो स्टील भांडे अगर कुछ बेच रहा है, अगर वो कोई खरीदार नहीं होगा तो वो क्यों बेचेगा? या कोई कोई चीज कागज की प्लेटें बनाकर अगर बेचा, अगर उसका कोई खरीदार नहीं होगा तो वो क्यों बेचेगा? अब ऑर्गेनिक खेती अगर किसान करता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वो उत्पादन करता है, तो उसको जो अपना माल बेचना पड़ता है वो वहीं जाके बेचना पड़ता है जहां पे अदर केमिकल माल बेचा जा रहा है, उसको वो भाव नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने की उसकी भी वो भी निराश 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 है वो उसके लिए भी। तो इसके लिए ऐसे कॉन्क्रीट एफर्ट होने चाहिए। पहले अवेयरनेस नहीं था लोगों में कि ऑर्गेनिक माल इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ऑर्गेनिक फूड है जो खाना चाहिए, पर अभी अवेयरनेस लोगों में आया है। जैसे मैं एफर्ट्स कर रही हूँ और भी कुछ लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। और जैसे गुरमिंदर सर है, उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए फैशन है महंगा माल, जैसे महंगा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेना और खाना। तो इसमें जो एफर्ट्स की वजह से किया आया है कि ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, पर इसके लिए एक मास कंक्रीट एफर्ट्स की जरूरत ऐसे है कि जब तक इसके लिए एफर्ट नहीं होंगे, जैसे गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालती है तो इसमें ऐसा होगा कि अगर उसमें किसी भी अच्छी चीज को फैलने के लिए या पनपने के लिए एक राजाश्रय की जरूरत होती है। अगर वो उस राजाश्रय उस चीज को मिलता है तो वो चीज जल्दी लोगों तक पहुंचती है। अगर इसमें गवर्नमेंट अगर कुछ एफर्ट डालती है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, ये मेरा विचार है, सबका विचार हो सकता है ऐसा नहीं है, कि अगर गवर्नमेंट इसमें एफर्ट डालती है कि अगर किसान लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अगर इतना कर रहे हैं तो हम उसका लेंगे वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, तो वो खुशी खुशी से ये होगा कि अरे मेरे माल को यहाँ मार्केट है, तो मैं यहाँ पे इतना उत्पादन करूंगा और मैं दूंगा क्योंकि उसको खरीदार अवेलेबल है। अभी भी अगर ऐसे कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पे वो अपना ऑर्गेनिक माल दे सके, जैसे बिग बास्केट वगैरह कुछ ऐसी है जो कंपनियां जो है वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक ले रही है, फार्मर लोगों से ले रही है और बेच रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मर नहीं बेच पा रहा है। ये भी एक सच्चाई है कि डायरेक्ट फार्मर नहीं बेच पा रहा है। हाँ, उसको जो भाव जो मिलता है वो उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी उस तरह से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें उत्पादन की भी समस्या है, और दूसरी बात है ना, उसको मार्केट की समस्या है। जब तक मार्केट नहीं मिलेगा तब तक वो किसान उस चीज की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा कि मुझे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हम भी यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं। हम kisanpark.com नाम के कंपनी जो यहाँ पर चलाते हैं, तो इसमें हम 2 प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, एक ई कॉमर्स और एक एम कॉमर्स। 2 प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ई कॉमर्स तो ऐसा है कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक उत्पाद है वो डायरेक्टली फार्मर ले सकता है। और एम कॉमर्स में हमारी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है जो फार्मर से बात करती है, उनको उनकी समस्याएं समझ लेती है और उनको उसके सोल्यूशन बताती है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारा सलाह मशवरा देती है। और जो लोग केमिकल खेती कर रहे हैं उनको डाइवर्ट करने का काम करती है कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए। अगर 4 एकड़ अगर आपकी खेती है तो उसमें से आप 1 एकड़ ही ऑर्गेनिक खेती कीजिए, और फिर धीरे धीरे उसको 4 एकड़ को ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट कीजिए। अब ऑर्गेनिक खेती का ये भी है कि उसमें थोड़ा सा उत्पादन पहले कम मिलता है, इसीलिए उत्पादन कम मिलता है, इसलिए जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसका भाव भी थोड़ा ज्यादा रहता है। 3 साल बाद उसका उत्पादन अच्छे से आने लगता है, ऐसा है। तो इसके लिए हमारे किसान पार्क एक एफर्ट भी कर रही है कि जैसे हम गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती में हम उनको कन्वर्ट करते हैं, तो उनको गट में कन्वर्ट करते हैं कि आप एक सिंगल मत, आप 4-5 लोग मिला के खेती कीजिए, और फिर आपका वो जो माल तैयार होगा वो आपको उसके लिए मार्केट ढूंढना भी आसान हो जाएगा।
तो इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर्स और उनके बायर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ सकेंगे और वो प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऑर्गेनिक माल उनसे खरीद भी सकेंगे। एक ऐसा एफर्ट्स हम यहाँ पे चला रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने मेरे गांव से, पांढरी नाम का मेरा गांव है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। वहाँ पे सारे ऑरेंज के फार्मर्स है। अभी उसको नागपुर मैंड्रिन बोलते हैं। नागपुर मैंड्रिन एक बहुत उसका जो टेस्ट है थोड़ा खट्टा मीठा रहता है, और जैसे पंजाब का किन्नो हो गया, या फिर इसके टेस्ट में और नागपुर मैंड्रिन के टेस्ट में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे हमने फार्मर्स का गढ़ बनाया, 15 लोगों का गढ़ बनाया है। उन 15 लोगों को हम ऑर्गेनिक दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ऑरेंज का झाड़ एक जगह पे 30 से 35 साल तक रहता है, तो वो जमीन का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है पहले जमीन में, और जीवाणु होना बहुत जरूरी है, माइक्रोबियल्स एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। फार्मर्स अभी तक क्या करते थे, लेते और सीधा सिर्फ स्प्रेइंग पे ध्यान देते थे, पर जमीन की ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देते थे कि जमीन में अभी तक केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के उसकी जो फर्टिलिटी कम हो गई है, या फिर उसमें जो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया बिल्कुल अभी कम हो गए हैं। तो बैक्टीरिया हम ऊपर से भी उनको डालने के लिए लगा रहे हैं, जैसे माइकोराइजा डालने के लिए लगा रहे हैं, ट्राइकोडर्मा डालने के लिए लगा रहे हैं, और स्लरी तैयार करने के लिए लगा रहे हैं, ताकि स्लरी की फवारनी वो कर सके, कम बजट में उनका फार्म अच्छे से मेंटेन हो सके। या फिर उनके फार्म में जो फल नीचे गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसका भी वो एक ड्रम में जमा करके उसका बायो एंजाइम बनाए और उसकी भी वो स्प्रेइंग कर सके, तो उससे भी उनको फायदा हो। तो ऐसा हम गट को प्रशिक्षण दे रहे हैं और गट को तैयार कर रहे हैं, और उनका माल ये जो तैयार होगा वो उसको मार्केट दिलाने के एफर्ट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे सारे ग्रुप के सदस्य हैं, तो इन आप लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि हम यहाँ पे जो फार्मर्स का जो ऑर्गेनिक तरीके से माल तैयार कर रहे हैं, तो उनके इसके मार्केट मिलाने के लिए आपकी तरफ से भी अगर कोई हमको हेल्प होगी तो बहुत वेलकम रहेगी, क्योंकि फार्मर को भी मार्केट की बहुत जरूरत है। उसमें भी जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस करता है उसको मार्केट की बहुत जरूरत है, ताकि उसको प्रोत्साहन मिले और वो एक चळवळ के तरह, जैसे नहीं क्या, जैसे मराठी में बोलते हैं चळवळ के तरह, ऑर्गेनिक चळवळ के तरह यहाँ पे फैल सके। ऐसा में ऐसे हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। कुछ मीटिंग्स में हमारे साथ अनिल सर भी आए थे। उन्होंने देखा है हमारे मीटिंग्स में फार्मर्स का रिस्पांस भी देखा है। फार्मर खुद चाहते हैं कि वो केमिकल खेती छोड़ के ऑर्गेनिक खेती करे, क्योंकि वो भी परेशान हो गए हैं। और वो जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो केमिकल होता है तो उनसे उनके भी सेहत पे परिणाम होता है, और जो एंड यूजर है जैसे मैं हूं या आप लोग हैं, उनके भी सेहत पे परिणाम होता है। तो एक किसान और एंड यूजर दोनों के बीच का कनेक्शन भी अच्छे से बना रहे, उसका मार्केट बने, और वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इसमें शायद मैंने तो जैसे पहले 1960 के पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी अपने यहाँ पे, पर तब 60 करोड़ अपने यहाँ की लोक संख्या थी, तो लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो तब वो मिलो जवारी और लाल गेहूं वगैरह इंडिया में आया था। और फिर उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ तब अच्छे वैरायटी के सीड आए, और केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाला गया। उससे उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई, उत्पाद बहुत सारा आया। अभी तो 125 करोड़ जनसंख्या है अपनी, तो इतना उत्पादन है अपने पास में कि 125 करोड़ जनसंख्या को खिलाकर अगर कुछ भी उत्पाद तैयार नहीं हुआ, फिर भी 2 साल गवर्नमेंट के गोडाउन में इतना माल है कि 2 साल तक अपनी जनता को खिला सकता है। और अपन 5-5 लाख टन अपना अनाज निर्यात भी कर रहे हैं, इतने अपन सक्षम हो गए इन सारी चीजों में। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था तब वो केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ, पर तब ऑर्गेनिक या जैविक उत्पादों का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि शायद उस वक्त वो अवेलेबल भी नहीं थे। पर अभी
बहुत अच्छे क्वालिटी के जैविक उत्पाद अवेलेबल है, ऑर्गेनिक उत्पाद अवेलेबल है, CIB सर्टिफाइड है, इकोसर्ट सर्टिफाइड उत्पाद अवेलेबल है, जो फार्मर इस्तेमाल कर सकता है और उसके बेस्ट रिजल्ट उसको अवेलेबल हो सकते हैं। तब उस वक्त इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैविक या ऑर्गेनिक नहीं था, पर अभी ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप सिर्फ केमिकल और केमिकल मत इस्तेमाल कीजिए, अब आप जैविक या ऑर्गेनिक चीजों पे आइए और उसकी पूरी जानकारी और पूरा गाइडेंस हम आपको देंगे। देखिए, कोई भी जो क्रॉप रहता है, वो 4 महीने का रहे, 2 महीने का रहे, उसका एक क्रॉप साइकिल होता है। उसके ऊपर कब कौन सी बीमारी आने वाली है फिक्स रहता है। अगर वो प्रिवेंशन में, अगर वो फार्मर उसके ऊपर वो अगर दवाई का छिड़काव कर ले जैविक या ऑर्गेनिक, तो उसका खर्चा भी बचता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। अगर केमिकल तरीके से तैयार किया हुआ टमाटर और जैविक तरीके से तैयार किया हुआ टमाटर अगर दो देखेंगे, तो शेल्फ लाइफ वो जैविक वाले की ज्यादा या ऑर्गेनिक वाले की ज्यादा होगी केमिकल से, और उसका स्वाद भी ऑर्गेनिक वाले का ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये बहुत डिफरेंस है। तो इसके लिए सब लोगों को प्रोत्साहित करना हमारे कंपनी की तरफ से तो चालू है, और इसके लिए हम बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं। यहाँ पे हमारी टीम खेतों में जाती है, किसानों में जाती है, किसानों के साथ धूप ताप में काम भी करती है, और एक कनेक्शन हम धीरे धीरे बना रहे, एक नेटवर्क बना रहे, क्लस्टर बना रहे, ताकि कुछ भी एक आधे साल में हम एक अच्छा एप्लीकेशन तैयार कर सके, आप तक पहुंचा सके, कि जिसमें आप डायरेक्टली जैविक उत्पाद खरीद सकेंगे हमारे किसानों से। और इस बारे में अगर आपकी कोई अगर हमको हेल्प होगी तो ये बहुत अच्छा होगा, या कुछ सजेशन आपकी तरफ से हमको मिलेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। रश्मि जी, आप धन्यवाद। आप ज्यादा, रश्मि जी आप अभी तक कितने लोगों को लाभान्वित कर चुकी है? आपके पास 3-4 हजार किसानों की आपने बताया था मुझे कि आपके ग्रुप सर, के अंदर हमसे अभी तक 4,000 से ज्यादा किसान लोग जुड़ चुके हैं, और इन 4,000 किसानों को हम जैविक उत्पादों की जानकारी देते हैं और उनको वो दवाइयां भी मुहैया कराते हैं, और उनके खेतों में जाके मीटिंग्स वगैरह भी लेकर उनके खेत की क्या बोलते, जो मराठी में बोलते पीक पाहनी, पीक निरीक्षण जो बोलते हैं, क्रॉप अच्छा। इंस्पेक्शन, वो सारी चीजें हमारी टीम की तरफ से भी होती है। और ऐसे लाइव भी हम फार्मर से मिलते हैं, जूम मीटिंग पे भी हम फार्मर से मिलते हैं। तो ऐसा चल रहा है हमारा यहाँ पे सारे एफर्ट्स। मैं पुरी साहब को आमंत्रित करूंगी। पुरी साहब, आप अपने विचार रखें। रश्मि दादुरिया जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई हमारे पूरे समूह की तरफ से, और थैंक यू। मेरा सादर वंदन रविंद्र पहलवान जी को, सोनी जी को, चिटनीस साहब को, धर्मेंद्र जी को, डॉक्टर सुषमा जी को, अखिलेश जैन साहब को, कीर्ति जैन। आपने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई, पर मैं हमारे समूह में शायद अब तक प्रचलित हो गया हूँ। मैं बहुत कील चुभाने वाले काम करता रहता हूँ। मैं नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ, और मेरा दरअसल दिमाग का कीड़ा भी उसी किस्म का ही है। तो आपने मेरे को ये बताया कि 2% के करीब जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट 2% पे तो हम पहुंचे हैं। एक शुरुआत तो हुई है, एटलीस्ट किसी ने तो कंकर उछाला है, कुछ न कुछ तो हुआ। अब सवाल ये होता है कि जब हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, तो हमें जो अप्रोच लेनी पड़ेगी ना, वो बड़ी कॉम्पोजिट, समग्र अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि फूड में हम किसको किसको फूड मानते हैं। ठीक है, क्या सिर्फ चपाती फूड है, या सिर्फ सब्जी फूड है, या सैलेड फूड है, मतलब तो क्या जो हम ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं वो फूड का हिस्सा है, नहीं है? जिसमें खाना बन रहा है वो पानी फूड का हिस्सा है कि नहीं है? तो क्या अपने पास कोई ब्रेकअप है इस बात का कि 2% जो फार्मिंग ऑर्गेनिक रूप में हो रही है, उसमें सीरियल्स की फार्मिंग कितनी है, या पर्टिकुलरली फ्रूट की फार्मिंग ज्यादा है उसके अंदर, या पर्टिकुलरली वेजिटेबल की फार्मिंग ज्यादा है? आप कुछ उस पर लाइट थ्रो कर सकती हो तो बताइएगा प्लीज। है, क्योंकि मेरा कहना यह है कि मान लो मेरी थाली में खाना बन के आया और गेहूं ऑर्गेनिक लिया गया, जिस आटे में उसको मेरे घर पे वालों ने गूंदा, उसका उनको पता ही नहीं है ऑर्गेनिक है कि नहीं, कि केमिकल वाला है।
तो क्या वो चपाती मेरी ऑर्गेनिक रहेगी? नंबर 1। मेरे वहां पर आपने सब्जी भेज दी, लौकी भेज दी ऑर्गेनिक, उसमें कांदा मेरे घर वालों ने डाला, वो कांदा जहर वाला है, तो क्या मैं जो सब्जी लौकी की खा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक रह पाएगी? मैं ये प्रश्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ साल पहले बड़ा भारी सवाल उठा था कि ये जो पेप्सी और ये कोक और ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं मार्केट में, इनमें पेस्टिसाइड की मात्रा जो उसका दिया गया मानक है उससे 100 गुना तक ज्यादा है। तो वो तो भाई अपनी पेप्सी में कोई कांदा, लहसुन, प्याज, जीरा, मिर्ची, नमक कुछ नहीं डालते, वो तो पानी डालते हैं। हाँ। तो अगर पानी ही उनको नहीं मिल रहा है ऑर्गेनिक, तो वो जो चीनी उसमें डाल रहे हैं, वो चीनी भी तो उसका बड़ा हिस्सा तो शुगर है, या वो शुगर ही ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो पेस्टिसाइड का ट्रेस शुगर से भी आ जाएगा और पानी से भी आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं घर में, वो कुकिंग ऑयल भी ऑर्गेनिक है कि नहीं है? सब्जियां ले आए, आटा ले आए, घी और तेल दोनों ही केमिकल वाला है, तो आपका खाना ऑर्गेनिक बचा या नहीं बचा, ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं लॉजिकली ये सोचता हूँ, बीइंग अ बैंकर, मैं ऑडिट्स करता रहा हूँ, तो मैं उस एंगल से हर जगह लूप होल ढूंढता हूँ कि अगर पूरी थाली हमारी ऑर्गेनिक नहीं है तो समग्र हमको एफर्ट की जरूरत है, तभी हम उस दिशा में बढ़ेंगे कि हमारा जिस खतरे से हम बचाना चाहते हैं हमारे शरीर को जहर के, वो तभी आना बंद होगा शरीर में जब सारी थाली की थाली जो हमारी वो केमिकल फ्री फूड और केमिकल फ्री वाटर वाली हो। ये मेरा कहना है। बाकी आपने जो जानकारी दी और आपने जो 4000 फार्मर्स को आपने कवर किया है, आप बहुत बधाई की पात्र हैं, और मैं आपको हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत इसके लिए जो है साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आप इस काम में आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स आपके अम्ब्रेला में कंपनी के नीचे आएँ। और दूसरा है कि लोगों को आपने जो बात बोली थी ना, मैंने बहुत मीटिंग में बोली है, ये सब कुछ तभी संभव है जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई न कोई इंसेंटिवाइज किया जाएगा या सब्सिडाइज किया जाएगा। हमारे जैसा कोई छोटा सा समूह कोई औकात नहीं रखता कि हम समाज में इतना बड़ा परिवर्तन ला देंगे। हम अपनी आवाज को मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकते हैं, हम अपनी आवाज को फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं, बराबर। बट हमारा वजूद बहुत छोटा है। हमारे बीच में ये शुक्र है मालिक का कि गोविंद काकानी जी जैसे कुछ जागरूक लीडर्स बैठे हैं जो इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, और इन्होंने कुछ जिलों में बहुत जोरदार काम करके दिखाया है। या तो इस तरह के हम काकानी साहब से कहते हैं कि आपके जैसे 25-30 लोग हमारे ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए, तो वैसे भी कायाकल्प हो जाएगी, क्योंकि वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके जब बात करेंगे तो देखिए एक एक्सपर्ट आएगा जो चिटनीस साहब के पास में ज्ञान है, उन्होंने दिया, सोनी साहब ने दिया, आप आई आज, इससे पहले भी एक महिला आई थी, उन्होंने बड़ी जोरदार जानकारी दी थी, बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपना जीवन जी के और वो ये सब रास्ता अपनाया। तो हमको दीपक तो आप लोग जला जाते हो आके, पर आगे का रास्ता वो है, वो ढूंढना पड़ता है। ये मेरा इतना समझ। थैंक यू। यस सर, हाँ थैंक रश्मि यू। आपने जो बोला ना सर। हाँ जी, हाँ रश्मि जी बोलिए। बोलिए रश्मि जी। हाँ, आपने जो बोला ना सर कि पेप्सी में, कोक में पेस्टिसाइड निकला था, अपने तरफ से केमिकल का छिड़काव इतने प्रमाण में हो रहा है कि वो जमीन में से जाके पानी में मिल रहा है और वही पानी अपने तक पहुंच रहा है। पर जब तक अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, वो स्टार्ट करने के बाद भी ये जो 2% है, अभी ये 2% को अपने को अभी धीरे धीरे 5%, फिर 10% पर लेके जाना है। ये एफर्ट्स यहाँ पे लगाने तब जाके होगा। अगर शुरुआत तो हो गई है, बस उसको अभी आगे बढ़ाना है और चलाना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है और आपने भी बोला है कि हम अभी छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं, इसको राजाश्रय की जरूरत है, गवर्नमेंट्स को कॉन्क्रीट सपोर्ट की जरूरत है। तो गवर्नमेंट से जो सपोर्ट होगा वो एक वास्ट लेवल पे होगा, एक नहीं, सारे सब लोगों को कवर होंगे उसमें। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो चलाया जाए कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हम लेंगे, अगर स्टार्टिंग में फार्मर्स को उस दिशा में मोड़ने के लिए, तो बहुत ड्रास्टिक, बहुत बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती करने लगेंगे।
मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा विचार है। आप लोगों के भी विचार इस बारे में होंगे तो प्लीज बताइए बिल्कुल मुझे इस बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित करती हूँ विचार रखने के लिए। रश्मि जी जो काम कर रही हैं, जो उन्होंने बोलना शुरू करा तो शुरू में उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं फलाने इंजीनियरिंग में हूँ, काश मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया होता। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हमारे समूह में ऐसा भी व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शब्द को कम से कम जानता तो है। मैं इस शब्द से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मेरे फादर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट रहे हैं और मध्य प्रदेश के नामी व्यक्तियों में से हैं। चलिए, अब रश्मि जी जो काम कर रही हैं, हम असल में रश्मि जी के काम को नेशनल हाईवे से देखने की गड़बड़ कर रहे हैं। वो भी पगडंडी बना रही हैं कि नागपुर से इंदौर, इंदौर से नागपुर कौन से पगडंडी के रास्ते से आया जा सकता है। जब वो पगडंडी बन जाएगी तो फिर उसके ऊपर फेयर वेदर रोड बनेगा, फिर पक्का रोड बनेगा, फिर स्टेट हाईवे बनेगा, फिर नेशनल हाईवे बनेगा। हम अपने काम के ऊपर उम्मीद रखते हैं। मैं पुरी साहब के विचारों का कतई विरोध नहीं कर रहा हूं। हमको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो हमको नेशनल हाईवे बनाने की प्रेरणा दें, और हमको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमको पगडंडी बनाने की मार्ग दे। हम लोग जो हैं, जो समूह है, वो जुड़े हैं ऐसे काम करने के लिए जो कि एक शब्द बार बार अपने यहां से उपयोग लाते हैं, औषधि की बजाय जहर वर्ड बोलते हैं। वास्तव में ये जहर है। तो वो जहर को हम कैसे अपने उसमें से खाने में से निकालें। पुरी साहब का कहना सही है कि खाने में किसमें से निकाल रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं कि आटा और फलानी चीज, अनाज और ये सब तो वो ऑर्गेनिक ले आए, और उसके अंदर जो जो मसाला या जो दूसरी छोटी चीजें डाल रहे हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, और वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो हमको सोच पुरी साहब से भी लेना पड़ेगी और रश्मि जी से भी लेना पड़ेगी। मैं रश्मि जी की हिम्मत की दाद देता हूं, बधाई देता हूं उनको। वो हमको ऐसे लोगों की, समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो इस तरह के काम करे और हम जैसे लोगों को प्रेरणा दे। और हमें रविंद्र पहलवान जी के आशीर्वाद की हर सप्ताह जरूरत रहती है। पिछले सप्ताह आप नहीं थे, हमने बहुत मिस किया, परंतु आपके आने से हमारे ग्रुप में एक नई चेतना आती है। ये सभी लोग इसको एग्री करेंगे। मैं अनिल चिटनिस जी को आमंत्रित कर रही हूँ विचार रखने के लिए। अभी जो पुरी साहब ने भी बोला कि मुझे पूरी थाली में से ऑर्गेनिक कब मिलेगा, बिल्कुल सही बात है कि आज हमारे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कुछ पॉलिसी है कि हम ग्रेप के लिए तो एक्सपोर्ट बता देते हैं, पर ग्रेप हमारे जीवन का कोई अभिन्न अंग तो है ही नहीं है। समझो किसी आदमी ने ग्रेप नहीं खाया जीवन साल भर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जैसा रश्मि जी के एरिया में संतरा है, संतरा एक बड़े गरीब लोगों का फल है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि वो संतरा एक 2 रुपए का भी खा सकता है, 1 रुपए का एक भी खा सकता है, लेकिन 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो का अंगूर हर एक आदमी नहीं खा सकता है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि ये संतरा एक सामान्य लोगों का फल है। दूसरा, इसको उगाने वाला भी सामान्य रहता है, इसकी प्राप्ति भी बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में नहीं रहती है। इसका किसान भी बहुत, इसके घर भी देखा जाए तो बहुत लिपा पुता हुआ घर रहता है। जिसके पास 300-400 झाड़ रहते हैं, उसकी कोई माली हालत बहुत मतलब अच्छी नहीं, मतलब हालत बहुत अच्छी नहीं रहती है। उसके बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके झाड़ पूरे पूरे सूख जाते हैं। तो हुआ क्या है कि कहते हैं ना कि आवश्यकता से कुछ आविष्कार होता है। तो ये सूखते क्यों है, तो पता लगा कि इनके अंदर ऐसी कुछ पानी देने के बाद में जो जड़ें कट जाती है। ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी को हिलाते हैं तो औजारों से जड़ें कट जाती है,
और उससे एक फाइटोप्थोरा नाम का बीमारी जो है उसके अंदर घुस जाता है और पूरा झाड़ उसको खत्म कर देता है। अभी पूरा एक झाड़ अगर सूख गया और फिर से उसको लगाना पड़ा, तो हमारे किसानों को कई बार बोला क्या करते हो आप, कुछ नहीं बोले, फिर से लगा देते हैं। अरे भाई, फिर से लगाने के बाद 5 साल तो तुम्हारे जीवन के निकल जाते हैं ना। आज जैसे रश्मि जी ने बताया कि 23 साल पुराना झाड़ है और अचानक सूख गया, उसको फिर से लगाने में 5 साल फिर से उसके जीवन के लग जाएंगे। तो ये संतरा भी गरीबों का फल है, इसको उगाने वाला भी गरीब है, और इसका एक झाड़ अगर सूख जाता है तो उसको लॉस भी उतना ही होता है। तो उस दिशा में रश्मि जी के एफर्ट्स में बहुत अच्छा समझता हूँ। बहुत बड़ा काम कर रही है वो, क्योंकि एक लो लो मार्जिन वाला, जो मार्जिनल बेनिफिट कमाने वाले किसानों के साथ वो काम कर रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट आज गेहूं ऑर्गेनिक करने के लिए, दाल ऑर्गेनिक करने के लिए, स्पाइसेस ऑर्गेनिक करने के लिए, जैसा पुरी साहब ने बताया कि मुझे पूरी थाली जो है बारीक बारीक उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, वो छोटे इंग्रेडिएंट्स भी मुझे ऑर्गेनिक कब मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोला, मैं जो पानी डाल रहा हूँ वो भी मुझे ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है जमीन में से जाता है। तो ये एफर्ट्स बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन निश्चित रूप से एक बात जरूर है कि हम कुछ सिलेक्टिव चीजों के ऊपर अगर काम करें तो चॉइस तो ऐसा है कि हर एक आदमी को पूरी थाली नहीं चाहिए रहती है। जैसे मुझे अगर एक चपाती और सब्जी भी मिल गई तो भी मेरा पेट भर जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपना काम चलाए, और कुछ कुछ जैसे धान में काम हो रहा है इसका, गेहूं में काम हो रहा है इसका, कुछ गरीबों के लिए फल जो है वो जो जैसा संतरे का फल है उसमें भी काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये बधाई का काम है। और एक महिला होने के नाते वो, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, वो गाड़ी खुद चला के उन्होंने अपनी कम उम्र की लड़कियां भी उन्होंने उसके अंदर अपने लड़के लड़कियां जोड़ी है। और वो एक kisan.com आपने नाम सुना होगा, उनको आप देखेंगे तो जैसे को आईटी पार्क जैसे लोग लगते हैं सारे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गांव के अंदर टी शर्ट जीन्स पहनी हुई लड़के लड़कियां चली जाती है ग्रुप के अंदर, और किसान एकदम अचंभित हो जाता है। और ये लोग उसको इकट्ठा करते हैं, उन्हें कुछ नाश्ता भी देते हैं, और दरी वरी बिछा के उनकी ग्राम पंचायत पे जाके। और भी मैंने रश्मि जी का मैंने भी पिछली बार सुना था, उन्होंने नेचर बास्केट से भी काम कर रही है। मतलब किसानों के माल को कैसे भाव मिले इसके ऊपर भी काफी वो कर रहे हैं। तो नेचर बास्केट जो है, दूसरा बात एक छत्रपति फ्रूट मार्केट है, वो फ्रूट लेने के तैयार है, और नेचर बास्केट अलग अलग ग्रेन्स लेने के लिए तैयार है, ज्वार बाजरी। क्योंकि इनके नागपुर एरिया में बहुत ज्यादा रईसी फार्मर नहीं है, क्योंकि पानी की किल्लत रहती है, और यहाँ पे सारे बहुत ही मार्जिनल फार्मर्स है, पिछड़ा वर्ग है। उन लोगों के साथ काम करने के लिए जो एफर्ट्स ले रही है, बहुत बड़ी बात है, और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और प्रयत्न छोटे छोटे हैं। सर ने बोला कि कंकर किसने उछाला है, सही बात है, कंकर तो उछाला है, और ये उछाला हुआ है कंकर अभी बहुत आकाश को छूना है इससे बाकी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है रश्मि जी को। धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू। आज हमारे ग्रुप में मेरे बहुत ही पुराने मित्र और बहुत ही लर्नेड व्यक्ति श्री अखिलेश जैन जी हैं, और मैं आज वो पहली बार आए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। तो अखिलेश जी आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? नमस्ते सभी ग्रुप मेंबर्स को, मेरा नमस्कार। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो पूरी ये लेक्चर सुनाई नहीं दिया रश्मि जी का। कुछ पुरी जी की जो मैंने बात सुनी उस बारे में कहना चाहूंगा। पुरी साहब का कहना था कि अगर आपकी सब्जी बन रही है उसमें से 5 इंग्रेडिएंट्स अगर पेस्टिसाइड वाले हैं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि एक नई शुरुआत हो रही है ऑर्गेनिक की और जैविक की और सारी पेस्टिसाइड फ्री की। तो चाहे हमारी थाली में अगर 5 या 10 चीजें हैं, उसमें से अगर 5 भी पेस्टिसाइड फ्री आ रही तो हम एटलीस्ट 50% तो उससे बच जाएंगे। तो पूरी साहब, इस बारे में थोड़ा सा आपसे असहमत, माफ कीजिएगा। रश्मि जी जो प्रयास आप कर रही है, जितना मुझे सुनाई दिया, सिग्नल्स की प्रॉब्लम के कारण मैं ट्रेवल होने के कारण थोड़ा नहीं सुन पाया, लेकिन जो भी प्रयास आपके जारी है, जो भी आपके बारे में पढ़ा और जितना भी मुझे सुनाई दिया, ये एक वाकई बहुत महती प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास आपने किया है। इसको जारी रखे और ये जो नई जोश चली है ये जारी रहे तो पूरे समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिलेश जी। हम हाँ जी
पुरी साहब बोलिए। अखिलेश जी, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूं और सबको हक है असहमत होना, हमको एक दूसरे से सीखना है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं आपकी बात का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इज्जत करता हूं। सर सवाल ये नहीं है, मेरा लहजा इसी तरह का होता है कि मैं जिस तरह से मेरे अंदर कोई कील चुभती है मैं आप सब लोगों को चुबा देता हूँ। मैं मतलब इसको दूसरे शब्दों में रखूं अगर, कि अगर मैं आपको बोलूं, एक आप मेरी दुकान पे आए और आप मेरे को कहें साहब मेरे को गन्ने का रस पीना है, और मैं आपको बोलूं साहब मेरे पास 2 तरह का गन्ने का रस है, एक में तो साहब जो है 0.5 ग्राम जहर है, एक में 0.1 ग्राम जहर है, तो आप क्या 0.1 ग्राम वाला जहर वाला रस मेरे से पिएंगे या चले जाएंगे? बताइए। पॉइंट ये नहीं है कि हम उसको कम कर रहे हैं। बात जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हमको एक समग्र अप्रोच लेके चलनी ही पड़ेगी। हम सारा कुछ ही अगर ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं और दिन में हमने 6 लीटर या 4 लीटर पानी का उपयोग करा, वो सारा का सारा जो है दूषित है, तो जो हमने लाभ वहां से कमाया था ना, वेजीज से और फ्रूट से और सीरियल से ऑर्गेनिक खा के, उसका हमने नाश कर दिया उस पानी से। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था। बाकी ये तो एक साइंटिफिक रिसर्च का विषय है कि कितना कम होने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था। ठीक है जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, रश्मि जी कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट। सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब ऑर्गेनिक का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा सर, तो पानी भी धीरे धीरे जो जहरीला पानी बन चुका है वो धीरे धीरे भी शुद्ध हो जाएगा। तो शुरुआत होने दीजिए, पानी भी शुद्ध मिल जाएगा। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। जैसे हमको बहुत सारी तरकीबें बताई हैं फार्मर्स ने कि फार्मिंग के लिए ये डालिए, जीवामृत डालिए, उससे वो पहले वाला जो प्रदूषण हुआ है जहर का, उससे जमीन धीरे धीरे मुक्त होती है। तो क्या इस तरह का कोई पानी के लिए भी उपचार है क्या? सर पानी के लिए उपचार है ने, सर ऊपर से जब ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जब स्प्रेइंग किया जाता है तो वो नीचे जमीन में जाता है, तो हर जगह पानी टेस्ट करके तो पीना पॉसिबल नहीं है, और वो अभी उस बारे में कुछ हो भी नहीं रहा है। पर अगर ये चीजें नहीं इस्तेमाल होंगी तो नेचुरली पानी जो मिल रहा है वो भी हमें शुद्ध ही मिलेगा, ये बोलना चाह रही हूँ। नॉर्मली नदियों से पानी आता है और कहीं से तो डैम से पानी आता है। मतलब मेरे महाराष्ट्र में देखा है, ज्यादा यहाँ पे नदियां नहीं है, तो जो रेन वाटर आता है, जैसे पंजाब में भी जो रेन वाटर आता है, और रेन वाटर से ज्यादा उनका जो बर्फ का पानी आता है, ये जमीनों से होकर जब नहर वगैरह से जब गुजरता है और वो जमीनें सारी पेस्टिसाइड से ट्रीटेड रहती है, तो निश्चित रूप से पुरी साहब का भी कहना सही है कि पानी भी दूषित हो ही जाता है, और मतलब उसमें क्षार भी आ जाते हैं और पेस्टिसाइड भी आ जाता है। लेकिन जहाँ पे नदियों का पानी आता है वहां पे ये थोड़ी सी घटनाएं कम होती है। और डैम से जो पानी आता है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सबसे बड़ा उजनी डैम है, उसका ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। पानी का टेस्टिंग जितनी बार भी उनका आता है, पानी के अंदर बहुत सारे दूषण पाए गए हैं जो बीमारी के लिए कारणीभूत है। और ये डैम के पानी की तो टेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन जमीन से होकर जो धुल कर पानी आता है वो तो निश्चित रूप से पेस्टिसाइड से भरा हुआ रहता है। और अब सीवेज वाटर वगैरह इन लोगों को इसको प्यूरिफाई करने के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोबियल चीजें डाल दिए जाते हैं जिससे वो पूरा उसका डिग्रेडेशन कर देते हैं उसके जहर का। लेकिन वो जहाँ पे होता है, जहाँ इजराइल जैसी कंट्री है, जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए तरसता है आदमी, वहां पे ये सब प्रयास होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत तादाद में पानी है और बहुत सारा पानी बह जाता है, बहुत सारा पानी रुक जाता है, और यहाँ पे जहरीला पानी काफी मतलब मिल रहा है। ये बिल्कुल सही बात बोली है। इसके ऊपर प्रयास अभी नहीं हो रहे उतने। जी सर, राजस्थान में एक पूरा एरिया है जी, बठिंडा से एक ट्रेन चलती है सर, जी उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन डाल दिया। पब्लिक ने कैंसर ट्रेन नाम डाला हुआ है जी उसका। रीजन ये कि गंग कैनाल का पानी आता है बीकानेर तक। जी
वो गंग कैनाल जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम भाखड़ा, हाँ जी, उसके पानी में पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी अधिक है कि उस एरिया के जितने गांव जिनको उस नहर के थ्रू पानी मिलता है, वहां पर कैंसर का इंसिडेंस इतना ज्यादा है कि एक पूरी ट्रेन चलती है इलाज करने के लिए जिसमें लोग जाते हैं, जो कैंसर ट्रेन कहलाती है। तो इस विषय को हल्के में लेने का नहीं है ये। आपने सारा काम अच्छा कर दिया, आप इरिगेशन जिस पानी से कर रहे हैं वो पानी ही दूषित है, तो आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक नहीं रह पाएगा। मेरा इतना निवेदन है, मैं किसी को निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को गलत समझ लिया सबने। मैं एक पॉइंट रेज कर रहा हूँ जो जिसकी तरफ हम सबको सोचना पड़ेगा। पर पुरी साहब, हमारे लोग अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। ये जो कैंसर ट्रेन चलने के बाद में गवर्नमेंट बहुत सजग हो गई है, और आज पंजाब में इतनी पाबंदियां लग चुकी है, कुछ 2-3 साल पहले कुछ व्हाइट फ्लाई से कॉटन के ऊपर भी बहुत मुश्किल हो गई थी, कंट्रोल नहीं हुआ था, बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज हुए थे। उसके बाद कई पेस्टिसाइडों को बैन कर दिया गया है वहां पे। आज पंजाब में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक का यूज हो रहा है, और अभी रिसेंटली आपको देखा उत्तराखंड को भी उन्होंने ऑर्गेनिक घोषित कर दिया है। गवर्नमेंट इस तरह के कुछ कड़े कदम उठाए कि वहां पे साले पेस्टिसाइड की दुकान ही बंद हो जाए, फर्टिलाइजर की दुकान ही बंद हो जाए, वहां लाइसेंस देना ही बंद हो जाए, तो आदमी को जो अवेलेबल होगा वही यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, पंजाब में भी काफी सुधार आ गया है उसकी वजह से। और निश्चित रूप से ये पूरा तो कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन पानी में जहर पंजाब में सबसे ज्यादा है, ये बात तो निश्चित। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। आप किसी और यंत्र से अगर जुड़ सकते हैं जिसमें आवाज आए, या इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं तो। तब तक मैं कीर्ति जी को लेती हूँ, डॉक्टर कीर्ति सेन। अच्छा, वो भी नहीं, तो मैं डॉक्टर गोविंद, मिस्टर गोविंद काकानी, हमारे सबसे प्रिय नेता। आज तो जो बोला है वो सही है सुषमा जी। हाँ जी। आज जो बोला है वो सही है। हाँ। कि वो इस बात से है कि आज सुबह 9 बजे से अभी 5 बजे तक कोविड वैक्सीन के उसमें मेरे को जो प्रभार मिला है, 1000 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन का टीकाकरण करके और अभी घर आया था। और इस कारण आज की जो अपनी मीटिंग है उसमें थोड़ा सा लेट भी हो गया। हाँ। आज की वक्ता के लिए 2 लाइनों से अपनी बात बोलूंगा। न पत्थर उछालूंगा, न आसमान में छेद करूंगा, मैं अपनी कोशिश से जमाना बदल दूंगी। ऐसे रश्मि जी ने आज जो उनके लिए 2-3 बातें मुझे आश्चर्य लगती है। खेती ऑर्गेनिक, वो भी ऑर्गेनिक, और वो भी महिला द्वारा, तीनों आश्चर्य लगता है मुझे। लेकिन वो उनकी बहादुरी की मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूं। और कभी जिंदगी में निराश नहीं होना, जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो काम दिया उसको सफलता के साथ पूरा करना है, और वो कोई आपसे सीखे। रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा कि खेती के अंदर भी महिलाएं, बाकी सब फील्डों में तो देखिए वैसे गांवों में महिलाएं पूरा काम करती है, लेकिन आज की शिक्षित नारी इस क्षेत्र में जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जमाना बदल रहा है। और उसमें रश्मि जी का नाम स्वर्ण पन्नों पे आएगा आने वाले समय में। हमारे क्षेत्र में भी, जो मैं हर बार बातचीत में कहता हूँ, रश्मि जी कभी रतलाम साइड में आए देखेंगे। हमारे यहाँ बांगरोद है, आसपास के तीतरी, मथुरी, यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी बहुत अच्छी हो रही है, और एक से एक नई नई फसलों का आविष्कार, और वो लोग, किसान लोग उसको कर रहे हैं और उसका बहुत बहुत फायदा ले रहे हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के अंदर कुछ बातें जो आती है कि जैसा हमारे पुरी जी ने बोला क्या रे ऐसा है पानी और वो सब चीजें, कोशिश करने में हर्ज क्या है, और कोशिश अपन सब मिलके कर रहे हैं, और वही सफलता की एक आने वाले समय में बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी। क्योंकि छोटे से प्रयत्न से ही तो सब कुछ होगा। रामायण का वो प्रसंग बार बार मैं याद आता हूँ और सबको दिलाता हूँ कि नन्ही गैलरी ने सोए हुए भगवान के अंदर
शक्ति दिखाई थी। जब नन्ही गिलहरी बार बार अपने चोंच में, अपने मुंह में बालू रेत लेके समुद्र में डालती है और वापस आती है, फिर वो लोटपोट होती है और वापस समुद्र में डालती है। कुल मिलाकर वो संदेश जब राम जी बोलते, बेटा ये क्या कर रही हो, तो बोले राम जी आपके लिए मैं पुल बना रही हूँ और सीता मैया को लेके आऊंगी। जब नन्ही गिलहरी इतनी बड़ी बात कर सकती है, तो इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए एक से एक बड़े हस्ती है, पुरी जी है, पहलवान है, सुषमा जी है, धर्मेंद्र जी है, इतनी बड़ी लिस्ट है, तो निश्चित कोशिश करूंगी और जमाने को बदलूंगी। रश्मि जी, आपकी इस बात को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। मैंने पूरा आपका सुना नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब पे जब सुषमा जी लोड कर देगी, मैं जरूर सुनूंगा और उसमें मिलकर हमारा कहाँ योगदान रहेगा। जहां तक सरकार की बात आती है, प्रशासन की आती है, सरकार प्रशासन सब हम लोग मिलकर चलाते हैं। हम लोग उसके नियम कायदों को बदलना करना, हम अपने सुझाव अच्छे अच्छे जब देंगे तो निश्चित सरकार वो करेगी। और हमारे बीच में जैसे अशोक जी पाटीदार जी है, जो वहां से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हम उनके माध्यम से, और भी हमारे अनेक माध्यम है, उनके माध्यम से अपनी जो दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। जब आप ऑर्गेनिक खेती के फायदे भी लाएंगे, अनेक जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, जो जिस चीजों से लोग परेशान हो रहे हैं, और मैक्सिमम डॉक्टर लोग आजकल छाट करें, आप और हम तो मैं फिर भी नहीं कहता हूं, पर मैंने अधिकतर डॉक्टरों को सुबह सुबह ताजा सब्जी और वो भी एकदम ए ग्रेड की लेने देखा है, क्योंकि उनको सब मालूम है कि शरीर के अंदर कहाँ का क्या क्या गड़बड़ है, और इसलिए वो बिल्कुल चेते हैं। और हमारे ग्रुप के लीडर भी इसी में से डॉक्टरी पेशे से, तो ये बात तो सबको समझना ही होगा कि जैविक खेती की ओर जाना है, आगे बढ़ना है, और हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। दूसरा, लॉकडाउन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मान के चलो एक एक करके इंदौर भी होगा, भोपाल भी होगा, बड़ी सिटीज होगी, हमारे रतलाम में भी लगातार पर डे डेथ हो रही है। मैं सबकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, कम से कम घर से निकलें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। यदि हम स्वस्थ रहे तो आने वाला समय को हम स्वस्थ कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट। बहुत बढ़िया गोविंद जी। धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करिए। हाँ जी, मैं रश्मि जी का साधुवाद करता हूँ कि काफी उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। और जो हम लोग हर बार बात करते हैं कि भाई हमें प्रोड्यूस नहीं मिलता है, किसान अगर बेच रहा है और मतलब किसान अगर उत्पाद कर रहा है तो उसका हमें प्रोड्यूस नहीं मिल पाता है। तो रश्मि जी जो है वो ड्यूअल काम कर रही है, मतलब दोनों तरफ से काम कर रही है कि वो प्रोड्यूस भी करवा रही हैं और उसको बेचने के लिए उसको प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं। तो उसी चीज की हमें सख्त जरूरत है कि किसान पैदा करे अगर उत्पादन तो उसको बेच भी पाए, तो वो अपनी जो संस्थाओं के माध्यम से उसको मार्केट को उपलब्ध करा रही हैं, तो वो एक काफी अच्छा प्रयास है। तो हम लोग भी अपने यहाँ पे, जैसे हमने पिछली बार बात किया था, काकाणी जी भी उसी तरीके का वो कर रहे हैं, तो ये सभी लोग ग्रुप मिलके करें तो एक दूसरे के उत्पाद हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। जैसे नागपुर का संतरा वगैरह इधर आ सकता है, रतलाम या हमारे अहमदाबाद में भी अगर कुछ है तो हमको वो चीजें मिलने लगेंगी। तो वही है कि जहाँ 100% खा रहे हैं तो कुछ परसेंट हम उसका हम खा पाएंगे। अभी तक तो हमें पूरा 100% पेस्टिसाइड वाला ही खाने को मिल रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि जब हमें उत्पाद मिलने लगेगा तो हम उसको खा पाएंगे उस तरीके का। तो मैं रश्मि जी का काफी स्वागत करता हूं कि आप अपने ग्रुप में अगर हमको उसमें ये बताते रहेंगे कि हम लोग दूसरी जगह भी उस प्रोड्यूस को कैसे प्राप्त कर पाए, तो हमारे लिए भी इजी रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत सही। हम चाहते हैं कि रश्मि जी हमें भी गाइड करें, ताकि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के और हम लोग प्रचार प्रसार तो करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खाएं, पर अवेलेबिलिटी का भी हमको, और थोड़ा सा रीजनेबल वो रेट हो, मतलब थोड़ा सा मैचिंग हो, 19-20 चलेगा। तो धीरे धीरे हमें पता है कि 2% से 100% हम पहुंचेंगे। देखो, हमें उम्मीद तो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो संग्राम है वो ये वैसे ही संग्राम है जैसे स्वतंत्रता के लिए लोगों ने लड़ा है। उन्होंने तो अपनी जानें दे दी, हम कम से कम अपनी जान तो नहीं दे रहे। तो
हमें अपनी उम्मीद, अपने एफर्ट्स, अपने जो प्रचार प्रसार के लिए जो करना है, और आपका लेक्चर भी YouTube पे आएगा और हमेशा वहाँ रहेगा, तो जितने भी लोग सुनेंगे तो वो लाभान्वित होंगे। पर हम आपसे गाइडेंस भी चाहते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे लोगों को जैविक सामान, ऑर्गेनिक खाना, मतलब सामान लाइक फैसिलिटेट कर सकते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम डायरेक्ट किसान को फायदा पहुंचाए, ताकि किसान को फायदा ज्यादा हो और वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के लिए वो वापस काम करे। जैसे ये अमेज़न और बिग बास्केट टाइप की जो कंपनीज हैं, वो उसी प्रोडक्ट को ही बेच रही हैं, पर जैसे विनय जी ने बताया था कि उनका जो प्रोड्यूस है, जो है होशंगाबाद में वो उत्पाद करते हैं, तो उनको बड़ी कंपनी बाहर से मार्केटिंग कंपनी लेके उसको बेचती है। तो उसी टाइप का शायद अगर रश्मि जी का भी उस टाइप की कंपनी है अगर, तो उस तरीके से हमको वो सामान हम दूसरी जगह भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं इस ग्रुप में, तो हर जगह हमें उसको उसकी जरूरत होगी। तो हम आगे भी रश्मि जी को बुलाएंगे। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना कि फार्मर्स लोगों का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रुप बना रही हूँ, और ये ग्रुप, इनका जो उत्पाद है, इनका जो क्लस्टर तैयार हो रहा है, ये खुद के पैकेजिंग और ये करके अपने तक पहुंचाने वाले हैं, आप तक डायरेक्टली, एंड डायरेक्ट किसान से डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा वो। उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हूँ, उस प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्ट ले सके। स्टार्टिंग में तो व्हाट्सएप ग्रुप तो तैयार करेंगे ही, पर एक प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन होगा उससे आप डायरेक्ट किसान से जुड़ पाएंगे, देख पाएंगे ये किसान कहाँ का है, ये उत्पाद कौन से गांव से आ रहा है, कौन से क्लस्टर से आपको ये उत्पाद आ रहा है। एक ऐसा मेरा प्लानिंग उस दिशा में चल रहा है। और इनके पास जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब है, ये सब आपको उसको जानकारी मिल पाएगी उस पे, यानी जो आप उत्पाद खरीद रहे हो, कहाँ से खरीद रहे हो, किस किसान से खरीद रहे हो, ये भी आपको पता चल पाएगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं मीटिंग के सार देने के लिए श्री राम नारायण सोनी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ग्रुप के सभी सम्मानीय सदस्यों का अभिवादन, अभिनंदन, नमस्कार। रश्मि जी को पहली बार यहाँ देख करके, पहली बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें जो हमारे एक्सपर्ट लोग थे उनमें खेती से जुड़े, खेती करने वाले से जुड़े और इसके सैद्धांतिक जो बातें हैं उनसे जुड़े लोगों को हमने सुना। आज हमने पहली बार एक यंग महिला को मार्केटिंग के रूप में यहाँ देख रहे हैं, और ये 3 तरह से काम कर रही हैं कि क्लस्टर फॉर्मेशन इन्होंने किया है, दूसरा इन्होंने मार्केटिंग किया है, और तीसरा किसानों से सीधे लिंकेजेस हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा ये आपकी आज की बात में, कि इनके लिंकेजेस विदाउट एनी मीडिया पर्सन, ना कोई दूसरी बीच में कोई संस्था है, सीधे सीधे किसानों से जुड़ा इनका ये सारा मुहिम जो चल रही है बहुत अच्छी है। 2-3 बातें मुझे यहाँ सबकी तरफ से मैं एक सवाल करूंगा कि ई कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स क्या है और गट क्या है, क्योंकि आपने इन 3 खास करके इन 3 चीजों, 3 हेड्स में अपनी स्पीच कवर की है। तो 2-3-4 लाइनों में आप ये बताएं कृपया हमको कि ये तीनों चीजें अलग अलग आपने किस तरह इसका यूज भी किया है और होती क्या है। स्वागत है आपका। ठीक है सर, देखिए जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी जो अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस पे आप डायरेक्टली जाते हैं, चीजें खरीदते हैं और आपको डोर डिलीवरी उसकी आ जाती है।
तो वो kisanpark.com नाम का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस पे सारे ऑर्गेनिक उत्पाद भी है, तो उसमें किसी को अगर केमिकल लगता है वो भी है, और सारी चीजें उसमें दी हुई, तो डायरेक्टली किसान जाके वहां पर खरीद सकता है और उसको डोर डिलीवरी आ जाती, चाहे देश के किसी भी कोने में हो वो, उसको वहां पे वो उसका उत्पाद घर पहुंच मिल जाता है। उसको कहीं नहीं, बहुत आपने गांव देखे होंगे, बहुत अंदर अंदर रूरल में रहते हैं, जहाँ पे गाड़ियां जाना भी पॉसिबल नहीं रहता है, वहां पे जाके उसको वो उत्पाद मिल जाते हैं। इसमें अपना इंडियन पोस्टल जो सर्विस है, इसका हमको बहुत बड़ा सहयोग है। ई कॉमर्स के लिए उनका अलग हमको बिजनेस पार्सल सर्विस हम उनका यूज करते हैं, और काफी अच्छी सर्विस है। दूसरा है एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे किसानों से बात करते हैं। हमने विविध नंबर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जिससे डायरेक्टली हमारी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है। हमारे पास फार्मर्स जैसे 4000 फार्मर्स जिसमें बताए हैं, तो ये फार्मर्स से बात होती है हमारी, इसमें नए नए फार्मर्स जुड़ते हैं। एक मिस कॉल नंबर दिया हुआ है हमने, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर डायरेक्टली किसान मिस कॉल करते हैं। हम फिर डायरेक्टली फार्मर से बात करते हैं, उनकी समस्याएं जान लेते हैं, उनको उसका समाधान बताते हैं, बिना किसी शुल्क के उनको उनका समाधान बताया जाता है। डायरेक्ट किसान से लिंकेज है, दैट इज एम कॉमर्स। यानी उसमें अगर उसको कुछ उत्पाद चाहिए, उसको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके खरीद नहीं सकता, ऐप पे जाके खरीद नहीं सकता, तो फोन के द्वारा वो बता सकेगा कि मेरे खेती में ये समस्या आ गई है, व्हाइट फ्लाई का अटैक हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई देना चाहिए। हम उसको बताते हैं कि ये दवाई देनी चाहिए, तो फिर वो दवाई हमसे खरीदता है, तो फिर वो उसको मिल जाती है। तो ये हो गया एम कॉमर्स, यानी फोन के द्वारा बिजनेस, तो दैट इज एम कॉमर्स होता है। ये दो इसमें डिफरेंस हो गया है, और इसमें यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको चीजें बेची जा रही है, चीजें वो खरीदे ना खरीदे ये तो अलग पार्ट है। यहाँ पे उसको गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, जो उसकी अभी की जरूरत है, कि किस तरीके से उसको क्रॉप का शेड्यूल मेंटेन करना है, फर्टिगेशन कब करना है, स्प्रेइंग कब करना है, सॉइल का ट्रीटमेंट कब करना है, ये सारी चीजें। गट का मतलब क्लस्टर, और गट का मतलब क्लस्टर, यानी एक किसान नहीं और 4-5 किसान एक साथ मिलकर काम करे तो ज्यादा बेहतर रहता है उसमें। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी ज्यादा मात्रा में मिलेगा ना फिर वहां से, तो उसके लिए मार्केट ढूंढना भी फिर आसान होगा, पैकेजिंग उसका आसान होगा, पैकेजिंग करके उसको भेजना सामने आसान होगा। अगर एक सिंगल फार्मर काम करेगा तो वो थोड़ा सा ही उत्पादन तैयार कर सकेगा, ऐसा। मतलब सामूहिकता में आपकी जो प्रयास है वो सामूहिकता की ओर जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। अनिल जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज और नोट कर रहा था कि वो खुद भी कुछ लिख रहे हैं। इनके इस लिखने से मुझे ऐसा लगता है कि ये एनालिसिस भी करेंगे, और आगे ये हमारे लिए क्या स्पेशल लाने वाले हैं ये भी करेंगे। वो साइंटिस्ट तो हैं ही हैं, इसलिए मैं उनका साधुवाद ग्रुप की तरफ से करता हूँ। आदरणीय पहलवान साहब को तो हम आप जानते ही हैं कि वो जो चीज है, वो कहते हैं कि भाई वो भला कुछ ना करे, लेकिन मक्खन कैसे निकलता है ये मक्खन निकालना वो जानते हैं, और वो रास्ता जो बताते हैं वो उससे हमको बहुत अच्छी चीजें मिलने लगती है। हमारे जो गोविंद भाई साहब है काकणी जी, ये हमारी राउटी हैं। राउटी में आपको बड़ा ये कहें कि हमारी राजनीतिक राउटी है। राउटी किसको कहते हैं गांव में? होता क्या है, एक जैसे राजपूतों में फंक्शन हुआ करता था, अब आजकल नहीं होता, तो एक खंबा गाड़ा जाता था बीच में सेंटर में, और वहां से उससे अकेले से एक तंबू पूरा तन जाता था, और उसके नीचे सारे कार्यक्रम हुआ करते थे। तो वो राउटी का एक खंबा पूरा राउटी संभालता है। तो इस तरह से, चूंकि मैं इसलिए आपको साधुवाद इसलिए कह रहा हूँ, और आपसे निवेदन ग्रुप की तरफ से इसलिए कर रहा हूँ कि आज तक जितने एपिसोड हुए हैं उसमें अधिकतर में ये बात हमेशा निकली है कि इसमें पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कभी कुछ हो नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हर एपिसोड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकलती है कि अगर हमें राजनीतिक संरक्षण या राज्य आश्रय या राज्य का संवर्धन या कहीं उत्प्रेरणा वहां से नहीं मिली तो ये पूरा हो नहीं पाएगा।
तो कहने का मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है, हम इस ओर जाएं और आप संभालेंगे, ये तो पक्का है ही है। आप अभी बहुत पुण्य कार्य करके आ रहे हैं, उसके लिए ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश की सेहत के लिए आप काम किए हैं और आपके संदेश भी बड़े वो हैं, बढ़िया, सबके लिए अच्छे हैं, उत्तम है। वेदों में एक बड़ी विशेष चर्चा आई है, ये बीच बीच में ऐसी बात निकल रही थी कि वेदों में भी कोई चीज ऐसा हुआ करती थी, तो वो भी बीच में हमारी चर्चा में आना चाहिए। 2 सिद्धांत उसमें आते हैं, वादे वादे संवादे। बड़े पुराने समय में आपने सुना होगा कि अच्छे ज्ञान के लिए बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे। वो शास्त्रार्थ होने का ये मतलब नहीं है कि वो क्लेशेस है, लड़ाई है, ऐसा नहीं है। वाद डिफरेंट टाइप की बातें कि ये गलत है, ये सही है, वो सब चीजें आती थी, तो वो उनका शोधन पूरे उस तरह से होता था कि ये चीजें ऐसी होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए। और ये वास्तविक मूल सिद्धांत ये है, उन सिद्धांतों का शोधन होता था। आज उसका फॉर्मेशन चेंज हो गया है, टर्मिनोलॉजी कुछ बदल गई है। वो इस तरह से है कि हर प्रोडक्ट की, हर एक्टिविटी की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स साइंस स्टडी करता है। अच्छी बुरी बात, अच्छी क्या है, बुरी क्या है, इनमें से फिर एक अच्छा सा एक परिसंवाद हो और उसमें से कुछ अच्छी चीज निकल के आए। तो पुरी साहब ने कुछ जो कही बात है उसको पॉजिटिव वे में लें कि हाँ, उन्होंने जो कहा कि ये शंका है, तो इस तरह से इसको किस तरह से इसका को करना चाहिए। मुझे लगता है कि अनिल जी ने उसका हल स्वतः दे दिया, ये जवाब किसी और को देना नहीं पड़ा कि भाई एक बीच का एक रास्ता पहले तैयार करें, पगडंडियां पहले तैयार करें, राजपथ तो बन जाएंगे और ये बनते रहे हैं, ये आज से नहीं है। दूसरी बात ये है कि वेद ये कहता है कि गोष्ठियां हो, गोष्ठ। जिस समय संस्कृति पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी, सभ्यता जिसको बोलते हैं, संस्कृति तो नहीं, सभ्यता जिसको बोलते हैं, कि वो डेवलप नहीं हुई थी, तो यहाँ जंगलों में अरण्य जिसको बोलते हैं, अरण्यों में गोष्ठियां होती थी। उसमें विद्वान भी होते थे और उसमें जमीनी धरातल पे काम करने वाले लोग भी हुआ करते थे, जो अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से कहते थे। तो ये दोनों चीजें ग्रुप में बहुत अच्छे से हो रही है, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये सब चीजें डिस्कस होती है। सुनील जी शायद कुछ कह नहीं पाए, आप चाहें तो कुछ कह सकते हैं। रश्मि जी, आपने जो कुछ बातें जो मैं समझ पाया वो ये है कि आपने एक तो प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने के लिए कहा कि जो कुछ भी मौसम में गड़बड़ आने वाली है या किसी प्रकार की बीमारी हो या किसी के प्रकोप हैं, इसकी ऑर्गेनिक तरीके से क्या आप सेफगार्ड सबसे पहले स्टेप क्या लेंगे, वो आपने बहुत अच्छे से समझाई है। तीसरी बात ये कि जो डायरेक्ट एक्सेस आपकी है वो पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए और जो व्यापारी हैं उन दोनों के बीच में जो आप लिंक ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जिस मीडिया ई कॉमर्स में हम जाना चाह रहे हैं वो हमारी आज की मजबूरी है कि हम अमेजन या फ्लिपकार्ट या उस तरह की OLX टाइप की कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, ये हमारी आज की आवश्यकता है। लेकिन आगे कुछ ऐसा भी नेटवर्क डेवलप होना चाहिए। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपको एक महिला नहीं, एक एंटरप्रेन्योर मान रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर मतलब जो कंप्लीट जो सिस्टम है फ्रॉम प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, ये पूरे सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट, ऐसा पहली बार हमने देखा कि ये कंप्लीट सिनेरियो जो किसान से लेकर के कंज्यूमर के बीच तक का पूरा सिनेरियो आप डील कर रहे हैं और नए एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप इस बारे में सोचें कि फ्लिपकार्ट पे ना प्रेफर करें, कोई डिवाइस करें ऐसी चीजें कि जिससे आप इस बॉन्ड को, उसको बॉन्डेज को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं तो मैं आपसे इस तरह की उम्मीद भी रखता हूँ।
ग्रुप आपका बहुत बहुत साधुवाद कहता है, और ऐसे आप बीच बीच में आते रहें। एक बात आप निवेदन आपसे फिर करूंगा मैं कि अभी आपने जो लेक्चर दिया है, आप ये लेक्चर दे करके अगले एपिसोड में न आएंगे ऐसा ना समझना है। आपकी आगम यहाँ हमेशा बनी रहे, ताकि दूसरे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, आप लोगों के इंटरेक्शन हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है। क्योंकि दो एक्सपर्ट जब बात करेंगे तो वो बात में कहीं बहुत अच्छी बात है। जैसे किसान है हमारे, एक ठाकुर साहब और एक हमारे तथागत हैं, वो जब आएंगे और आपका कॉमर्स साथ में आएगा तो ये बहुत अच्छी कुछ चीजें आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, डेफिनेटली। सुनील जी, आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे? सुनील जी, आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे? आपका बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। वार्ता बहुत अच्छी रही और हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला है। रश्मि जी, आपके जीवन से और आपके कार्य से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला है। आप हमारी मीटिंग में, जैसे सोनी जी ने आग्रह किया है, हर बार आप आइए तो चर्चाएं और भी अच्छी होंगी, दूसरे एक्सपर्ट्स आएंगे तो सभी को धन्यवाद। और मैं अगले शनिवार सबकी राह देखूंगी। थैंक यू सो मच।